राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मेहमानों से परिचय करा दें। अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनंत अमित जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर एसके दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट अंकुर सक्सेना हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, अंकुर जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट है उलेमा काउंसिल के, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत। मुफ्ती साहब, पार्लियामेंट में तो चर्चा चल रही है और वही चर्चा है जो बाहर हो रही थी वो अंदर हो रही, बस यही है। पहले बिना छत के हो रही थी, अब छत के नीचे हो रहे, बाकी तो ठीक ही है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपराधी लोग थे इस जंतर मंतर वाले उसमें, उनके खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और हम ये पता लगाएंगे कि 250 पुलिस वालों को घायल किसने कैसे किया गया, उसके पीछे कौन से लोग थे, उसके लिए एक जांच कमेटी एसआईटी गठित करेंगे। उसने कहा कि जो माइनर है वो जेल से छोड़े जाएं, यानी जो बालिग नहीं है, और जो विशुद्ध छात्र है जिनके खिलाफ देश के किसी भूभाग में कोई मुकदमा दर्ज नहीं, आपराधिक इतिहास नहीं, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जो गुंडे मवाली हैं उनको बुक करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी जब मैं आ रहा था आपके पास तो उससे 10 मिनट पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा हमें ये मंजूर नहीं, गुंडे शरीफ सब छोड़ो, और नहीं छोड़ोगे तो फिर होगा जंतर मंतर। जय श्री राम। मुफ्ती साहब, ये तो मामला फिर भैंस पानी में चली गई, बड़ी मुश्किल से तो निकाल के लाए थे भैंस को पानी से, वो फिर चली गई। देखिए 2013 में जी 2013 में नीट को लागू किया गया था, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। किसी विवाद के कारण भी इसको सरकार ने वापस ले लिया। 2014 और 15 के बीच में AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को लागू किया गया। उस सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जब पेपर लीक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा, पूरा एग्जाम ही रद्द हो गया। उसके बाद 2016-17 से नीट देश भर में लागू है और पेपर लीक होता रहा, अब पेपर लीक हो रहा है। मैं कहता हूँ कि जंतर मंतर पर जो धरना हुआ, पेपर लीक का धरना हुआ, वांग चू को वो तो लड़ रहे, वो तो धरना पे बैठे थे, लद्दाख का स्पेशल स्टेटस के लिए बैठे थे, वो तो धरना दे रहे थे स्पेशल स्टेटस के लिए। लेकिन आते आते कॉकरोच पार्टी का ये धरना है, पूरे देश के अंदर पूरे देश के युवा और छात्र वहां जमा हो गए। मैं कहता हूं कि पर सरकार को आश्वासन क्यों देना पड़ा कि हम केस वापस लेंगे, ये तो सरकार की गलती है। सरकार क्यों झुकी? मैं कहता हूँ वहाँ बच्चियां कह रही कि हमें पुलिस वालों ने गाली दिया, वहां पत्थर कहां से आ गए और पत्थर आए, पत्थर किसने बरसाए, पत्थर कौन लाया, क्या इंटेलिजेंस नहीं मालूम था। एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट। अब उसकी कहानी में मजा है, मूल बात ये है पूरी दुनिया ने सुना। अब रुक जाओ महाराज, पूरी दुनिया ने सुना, अब इसमें कोई खोजबीन करने की जरूरत नहीं। माँ बहन की जितनी गालियां पूरे आज़ादी से आज तक नहीं दी गई, उतनी वहाँ 10 दिन में दे दी गई। इसलिए अब उसमें थेतरे में आप तो ना पढ़ो, कम से कम इस उम्र में छोड़ो, जाने दो। बच्चियां क्या कहते, छोड़ दो महाराज, जब वो जो कहने वो तो आपके पास रहे। अरे रुको भाई, रिकॉर्ड नहीं, मैं रिकॉर्ड बजवाऊं, कान से धुआं निकलने लगेगा, बजाऊं रिकॉर्ड? नहीं, वीपी सिंह के जमाने में अरे वीपी सिंह को पास करेंगे महाराज, जब क्या था, वीपी सिंह को कितनी गालियां दी गई, राजीव गांधी को कितनी गालियां दी गई, इंदिरा गांधी को कितनी गालियां दी गई। क्या वो देश के प्रधानमंत्री? अच्छी बात जितना युवाओं ने अच्छी बात है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं गाली में कोई समस्या नहीं, धुआंधार गाली दो। हालांकि मुफ्ती साहब की स्मृति पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने 40 साल लगा दिए। मुफ्ती साहब ने तो पत्रकारिता की नहीं, उनका काम है इमामियत करना, पढ़ाना लिखाना इस्लाम। मैंने पत्रकारिता की, मैंने वीपी सिंह, राजीव गांधी सब नज़दीक से देखे, मुफ्ती साहब दूर से देखे। ठीक, ऐसी गालियाँ
नई नई बिल्कुल, डिक्शनरी में भी जो नहीं है साली, वैसी गालियां मां बहन सब तार दी, ऐसी कभी नहीं सुनी हमने। और सुन लो, कैमरा के बिल्कुल आंखें ऐसे गाड़ के गाली। क्या जो लोग अभी मुस्कुरा रहे हैं ना, उन्हें मेरी दुआ, रुक जा मुफ्ती साहब, अब दोबारा में आएंगे, उन्हें मेरी दुआ है कि ईश्वर आपको भी ये दिन जल्दी दिखाए, क्या आप भी ऐसी ही गालियों से परिपुष्ट हो, संपुष्ट हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरी बात समझ रहे हैं दुबे जी, कहाँ मैं बोल रहा हूं? जो बच्चे मोदी से नहीं डरे दुबे जी, वो अखिलेश यादव से डरेंगे? ऐसी कोई गलतफहमी तो आपके दिमाग में तो नहीं होगी, आप तो योगी व्यक्ति हो। या जयंत से डरेंगे? नहीं ना, ये खड़गे जी से डरेंगे। जो मोदी से नहीं डरे, ये जानते हुए कि एक एक डिजिटल फुटप्रिंट अमर है, कहीं नहीं भाग सकते आप। और आज सुप्रीम कोर्ट ने नाप दिया अच्छे अच्छों को, अब करो इलाज। अब मुफ्ती साहब कह रहे थे कि नहीं वो गाली तो सबको मिलती है, नहीं ऐसी नहीं मिलती ना। हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगते भी देखे, लेकिन यहां भैया रे भैया। और पता है मुफ्ती साहब, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे एक मित्र देश की राष्ट्र प्रमुख, उसके साथ अश्लीलतम गालियां दी गई उसके अकाउंट पर जाकर। भारत की विदेश नीति की ऐसी तैसी फेर दी गई। इटली की बात कर रहा हूं, कई लाख गालियां हैं उसके अकाउंट पर दर्ज, कई लाख गालियां। इससे पहले कब हुआ? निक्सन ने इंदिरा जी के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, हमने निक्सन को मां बहन की थी आगे? नहीं ना। दुनिया भर में नाक कटा दी। क्या नहीं लिखा मेलोनी को लेकर? ये बच्चों का खेल है क्या? और जो लोग इसकी तरफदारी करते हैं उनको मैं यही शुभकामना दे सकता हूं अपने हृदय से कि ईश्वर इनको भी जल्दी से वो स्वाद चखने को मिले, ताकि इनकी भी आत्मा यहां तक तृप्त हो जाए, पुरखे तक, 7 पीढ़ियों तक के उस लोक में जो है वो भी तृप्त हो जाए। ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी गालियां मैंने बनारस में होली पे जो कभी सम्मेलन होता था, अब तो होता नहीं, पहले होता था 25-30 साल पहले, हैं, उसमें भी नहीं सुनी थी। नहीं, खैर दुबे जी, विषय अब मूल ये है कि इंप्रेशन ये था कि सब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कॉकरोच पार्टी इस बात को लेकर चल रही थी, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जैसे गेहूं फटकते हैं ना, वैसे फटक दिया। बोले इन वालों खिलाफ नहीं होगी, इन वालों के लट्ठे जरूर पड़ेगा। अब बवाल मचा पड़ा है, क्योंकि बुलाया तो उन्हीं लोगों ने होगा कि गुड्डू आ जाना, जरा मजा बांध देना। अब गुड्डू मजा बांध गए आपके बुलाने पर, अब पुलिस गुड्डू को ढूंढेगी तो फिर गुड्डू तो आपको ही टाइट करेंगे दुबे जी। इसीलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी कह रही है कि अब हमको फिर जंतर मंतर जाना पड़ेगा। भैया अनम्यूट है शायद, इसको म्यूट म्यूट है शायद, अनम्यूट कर लीजिए जी। जी 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 जी, जी। देखिए अग्निहोत्री साहब, ये देश तो आंदोलनों का गढ़ है, ये आप भी जानते हो, और शायद हर हिंदुस्तानी इस बात को कह सकता है कि मैन जो ओरिजिनल है वो यही कहा जाएगा, हमारा ही देश कहा जाएगा। लेकिन इस आंदोलन ने वास्तव में नक्शा ही उस आंदोलन का बदल दिया। आंदोलन की जो परिभाषा होती थी, उस परिभाषा को बदलने का काम इसमें किया गया। निश्चित तौर पर आप आंदोलन करिए, आपका अधिकार है आंदोलन करने का, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। लेकिन इस तरीके के असामाजिक तत्वों, और असामाजिक तत्व भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और दंगा मचाने असामाजिक तत्व आते हैं और दंगा मचा के चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत उल्टा हुआ। यहाँ लोग फेमस होने के लिए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ आज की जो रील का चक्कर है कि हम कितनी जल्दी फेमस हो जाएं, ये सब उसका नतीजा है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि सरकार के पास बहुत लंबे हाथ होते हैं। जो बोलते हैं ना कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, तो सरकार के भी पास बहुत लंबे हाथ होते हैं। मेरी पार्टी इस बात को कतई स्वीकार नहीं करती है कि कहीं भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए। आंदोलन करिए, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि हम उन इनोसेंट बच्चों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उन पर जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत है, और जो अरेस्ट किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारी भी यही मांग है। लेकिन अगर सीजेपी सबके लिए ऐसा बोलती है तो सीजेपी में कुछ गड़बड़ है, और फिर कोर्ट अपने हिसाब से उससे निपटना चाहिए, सरकार को उसके अपने हिसाब से निपटना चाहिए। लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं होती है उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिन्होंने इस तरीके के, जो कि दूसरे जो राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं उनके साथ और देश के साथ, हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि जो पढ़े लिखे गधे, वो एक नंदिता नारायण, वो मूर्ख जो बोलती है कि भारत माता के पति को जो खोजने निकली है, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार क्यों मौन है? इसका मतलब है कि सरकार ही ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को उस आंदोलन में आंदोलन की दिशा और दशा बदलने के लिए भेजा था, ताकि ये मामला उग्र हो जाए और हम फिर इन पर लाठीचार्ज करें और ये आंदोलन समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो ऐसा नहीं हुआ, और भगवान की कृपा से सरकार का जो अहंकार था वो भी टूटा, क्योंकि सरकार को समझ में आ गया था कि अब नहीं तो फिर प्रधान का तो छोड़ो, बड़े प्रधान को भी जाना पड़ेगा, और बड़े प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए छोटे प्रधान को बलि का बकरा बना दिया गया। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो बड़े प्रधान को बचाने के लिए, उसकी कुर्सी बचाने के लिए छोटे प्रधान को काट डाला गया और बोला ठीक है अब तुम जाओ, घर बैठो, तुमने बहुत राजपाट कर लिया है। नहीं तो इस्तीफा तो छोटे प्रधान का मांग रहे थे, बड़े प्रधान का तो कोई इस्तीफा मांग नहीं रहा था। अखिलेश जी भी नहीं मांग रहे थे, रामगोपाल भी नहीं मांग रहे थे। नहीं, उसमें यही तो था कि अगर छोटा प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो हम बड़े प्रधान का भी इस्तीफा मांगेंगे। नहीं, फिर ये क्यों बोल रहे हो छोटे प्रधान को कटवा दिया? आपने ही तो छोटे प्रधान की गर्दन मांगी थी सबने। नहीं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझे नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इनका अहंकार नहीं टूटता तो बड़े प्रधान भी जाते। मैं वो बोल रहा हूँ, अगर अहंकार नहीं टूटता, सरकार नहीं झुकती, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, हर जगह धीमे धीमे वो फैलने लगा था। तब सरकार की चेतना जागी और सिक्स सेंस का यूज किया। लेकिन दुबे जी एक बात तो जान लो, एक बात जान लो, ये जो काकरोच वाले बच्चे हैं, ये भी अकेले में बैठते होंगे जब बर्फ डाल के गिलास में ले रहे होते होंगे दवाई, तो ये भी सोचते होंगे कि यार ये विपक्ष के नेता झूठे कलब का कुर्ता पहने घूमते हैं, इनके पास ना आदमी है, ना मुद्दा है, ना कोई बात है, ना इनकी कोई हैसियत है। क्या बोले हमारे कंधे पर डिस्को करना चाह रहे हैं? नहीं, आप लोगों के लिए इसलिए नहीं सोचते होंगे, ये सोचते होंगे कि भाई इनके बस का कुछ है ही नहीं, न 3 में 13 झुट्टे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या जन नायक, लोक नायक, परम नायक, उत्तिष्ठ नायक, क्या क्या नायक। बोले कि है नहीं, कुछ नहीं। बोले भैया हम लोग आए तो इनके इज्जत बची नहीं, तो सब बिल्कुल सिंदूर से, मांग से सिंदूर पोंछे बैठे थे मुंडन करा के। आप लोगों को मैं सोचता हूँ कई बार कि इतने पुराने पार्टियां और इतने पुराने वंश के उत्तराधिकारी राजनेता अखिलेश जी और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी तो 100 वर्ष पुराने राजनीतिक परिवार के प्रतिनिधि हैं, अखिलेश जी भी 50 वर्ष पुराने राजनीतिक परिवार के तो बेटे हैं ही। उनको मतलब ये सब 18 साल के बच्चों के दिशा निर्देशन में चलना पड़ रहा है। बोले आ जाओ लेफ्ट हो, बोले ठीक है, बोले तुम राइट मुड़ो, बोले ठीक है। क्या काकरोच भाई साहब जिंदाबाद। बताइए, खुद सोचो। मैं तो कह रहा हूं ऐसा जलवा आप करते, आपके अनशन से इस्तीफा होता तो बात दूसरी होती। राहुल गांधी आमरण अनशन पर बैठे होते, साथ में मुफ्ती साहब होते और फिर इस्तीफा होता तो आनंद आता। क्या
दृश्य होता, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुफ्ती साहब, सब लोग बैठे अनशन पे और फिर इस्तीफा हो रहा है। प्रधानमंत्री का भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगता तो यहाँ भाई विपक्ष जागृत हुआ। आप लोग उसमें से देख रहे थे रोशनदान से छुप के कि हुआ, अरे बोले रुक जाओ यार, हो रहा है, बोले हो गया, बोले आ जाओ, क्रांति हो गई, पहले नहीं निकले भाई। खैर चलो ठीक है। अंकुर जी, अब क्या होगा? क्या ऐसा लगता है कि फिर से खटोला वहीं बिछेगा? कोई ऐसी परिस्थिति बनती दिख रही है कि भाई मजा नहीं आया, थोड़ा और करो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने उस आंदोलन को पीछे से हृष्ट पुष्ट किया होगा, हो सकता है उनका भी दबाव हो कि मजा नहीं आया पूरा, एक बार फिल्म और चलाओ। जैसे शोले जब आई थी तो लोग 3-3 शो के टिकट ले लेते थे। आप लोगों के समय को याद नहीं होगा, पुराने समय की बात है, शोले, मुफ्ती साहब को याद होगा, जब शोले आई थी तो 2-2, 3-3 शो इकट्ठे बैठ के देखते थे। तो हो सकता है ऐसा भी हो, कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई मजा नहीं आया, देखो दीप के एक राउंड और करो, कोई लफड़ा निकालो यार, करना है। अंकुर जी, क्या ऐसा लग रहा है? जी देखिए अमिताभ जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कबीर जी का एक दोहा उद्धृत करना चाहूंगा। कबीरदास जी ने कहा था, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। और ये उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप था, जिसमें ये बात कही गई थी कि समझदार और परिपक्व जो बड़े लोग होते हैं वो लोगों को क्षमा कर देते हैं, जो बच्चे जो अपरिपक्व और अनुभवहीन होते हैं। लेकिन उस दोहे में ये बात नहीं आई थी कि जो बदतमीज और निरंकुश प्रवृत्ति के और अराजक और उपद्रव टाइप के लोग होते हैं उनका क्या इलाज होना चाहिए। तो उनका इलाज निश्चित रूप से आप देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर दिया है, और ये बात कही है कि जो माइनर हैं उनके अगेंस्ट में, और जो केवल एजुकेटेड सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसके लिए तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देता हूं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, जनता का जो केंद्र होता है, लोकतंत्र का जो केंद्र होता है वो पार्लियामेंट, संसद होती है, और जनता जहां से न्याय की उम्मीद रखती है वो न्यायपालिका, उसका सर्वोच्च शिखर सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो अराजक और उपद्रवी तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से स्वतंत्र है। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पर और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने युवा वर्ग से संपर्क किया, तो उस पर भी जो इसी तरीके के उपद्रवी लोग हैं उन लोगों ने बड़ी घृणित टिप्पणियां की, जैसा कि आपने अभी प्रारंभ में उद्धृत किया कि मेलोनी जी पे की, ना केवल मेलोनी जी पे की, माननीय मोदी जी पर भी की, संपूर्ण सरकार पर की। और इस तरीके की टिप्पणियों में ऐसा नहीं है कि केवल ये जो अपरिपक्व बच्चे, छात्र या युवा ही हैं, इनमें वो लोग भी हैं जो राजनीतिक दलों से संपर्क रखते हैं। तो जहां आपने गलत किया वहां पर उस गलत पर कार्रवाई होगी। और आप निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर आप केवल छात्र हैं, माइनर हैं और केवल एजुकेशन को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया तो हाँ, वो लोकतंत्र की परिधि में है, आपकी मर्यादित भाषा शैली है, आप भविष्य में भी धरना प्रदर्शन कीजिए, आपका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार की रक्षा ना केवल सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, जो केंद्र की सरकार है, प्रदेशों की सरकार है, उनके द्वारा भी उस संवैधानिक अधिकार के प्रयोग का निर्वहन में आपको सहयोग दिया जाएगा। और आप देखिए, ये जो सीजेपी है, जब इसने जंतर मंतर पर धरना किया या इस तरीके की थी, तो ये भारत में आए, इनके जो कह लीजिए सो कॉल्ड नेतृत्व है वो आए, जंतर मंतर पे आए, तो कहीं पे भी जब तक लोकतांत्रिक परिपाटी से और लोकतांत्रिक पद्धति से उन्होंने कार्य किया, कोई भी उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं किया गया। तो आप लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे संविधान में इस बात की छूट है, आप कार्य कीजिए, लेकिन उसमें आप हमारे केंद्र, किसी भी पार्टी का जो मुखिया होता है या देश का जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री, आप उसके लिए ऐसी ऐसी भाषाई शैलियों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके संबंध में हम लोग टिप्पणी योग्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी पब्लिक के बीच में, बहुत युवा वर्ग के बीच में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भी आम छात्रों से, युवाओं से और जनमानस से यह आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे देश का भविष्य है, देश के कर्णधार है, तो कृपया अपनी भाषा शैली को ऐसी रखिए कि कल को जब आप अपने घर में वापस जाएं तो अपने माता पिता और परिवारजनों से नजरें मिला सके। ठीक बात। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, फिर अनंत अमित के पास चलूंगा। माता पिता से नजरें मिलाओ या न मिलाओ, वो विषय आपका है, वो आपका घर है, लेकिन देश 150 करोड़ लोगों की साझी व्यवस्था का नाम है।
वहाँ ये नहीं चल सकता। और जो लोग इस वक्त धीमी आवाज में बोल रहे हैं मनी में, ताकि कोई सुन भी न ले डर के मारे, उनसे भी मैं कहूँगा कल आपके नेता को माँ बहन की गाली ऐसी ही दी जाएंगी तो आप क्या मुंह दिखाओगे, कहाँ जाओगे? नेता आपके लट्ठे देगा कि जाओ दुबे जी गदर करो, तब नेता तो डांटेगा कि जाओ गदर करो, आग लगा दो पूरे गुलशन में, मुझे गाली दी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए। जो मोदी से नहीं डरे क्या, वो आप सब लोगों के साथ क्या करेंगे जिस दिन नाराज हो गए वो मुफ्ती साहब? अल्लाह की पनाह मांगिए, अल्लाह की, उनके अलावा कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन वो सम्मान करने पे आ जाएंगे, ऐसी गालियां राष्ट्र ने कभी नहीं सुनी। मेलोनी का क्या, मेलोनी ने पर्चा आउट कराया था, बताओ दुबे जी, मेलोनी ने पर्चा आउट कराया था। इटली के प्रधानमंत्री आए थे यहां पर्चा आउट कराने, वो नीट में इम्तिहान दे रही थी, उनके साथ अश्लीलतम टिप्पणियां। मेंटल हो क्या यार सब लोग? आपकी मूर्खता में भारत और इटली के संबंधों की स्थिति हो जाए, अकल ही नहीं। और बता रहे हम लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं भाई। किसने कह दिया मां बहन की गाली देना लोकतांत्रिक अधिकार है? Who said this? जो लोग संविधान की छोटी वाली किताब लिए घूमते, वो दिखाएं हमको किस धारा में लिखा है कि मां बहन की गाली ठीक है, अच्छी है। खैर, अनंत अमित जी, मुझे लग रहा है आपकी फील गुड की अवधि 2-4 दिन की थी क्या? जी, मुझे लग रहा है आपका सावन तो उजड़ने वाला है। फिर बड़ी मुश्किल में जान छूटी, राम राम कह के प्रधान जी की बलि दे के, अब वो लड़के कह रहे फिर बैठेंगे जंतर मंतर पर। जी भैया जी, सर्वप्रथम तो जय जय श्री राम। भैया, लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है और सड़क पर अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। और जिस तरीके से ये तिलचट्टा पार्टी लोगों ने, जो आपने कहा कि दोबारा ये बैठने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तिलचट्टा पार्टी का जंतर मंतर अब टूट चुका है। अब ये जंतर मंतर इनको जिन्होंने दिया था, क्योंकि आज न्यायालय के आदेश आने के बाद, मैंने पहला न्यायालय का जब आदेश आया तो मैं आप ही का ट्वीट पढ़ रहा था, तभी मैंने बाकी चीजों को भी पढ़ा। तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज कहा है और कहने के बाद, उसके बाद लोकसभा में आज जिस तरीके से बिल पे चर्चा शुरू हुई और विपक्षी दलों की हताशा भी ये बता रही थी, पार्लियामेंट इस पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। और उसके बाद भैया जी, अभी तक 2853 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं पूरे जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान में, जिसमें आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हत्या के 101 मुजरिम हैं। इसके बाद डकैती के लगभग 284, हत्या के प्रयास के 62, आर्म्स एक्ट के 229, रेप के 61 और अपहरण के 19 और पोक्सो के 6 लोग हैं। ये बता रहा है कि यह आंदोलन कैसे चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 18 वर्ष तक के विद्यार्थी जो भी होंगे, अगर उन पे कोई, जैसा कि आपने ही बताया, लेकिन 18 वर्ष से ज्यादा के और तमाम प्रदेशों में, हम तो विपक्ष के लोगों से यह भी पूछना चाहते हैं, आपने बड़ा अच्छा बात किया, अभी हम लोग जहां भी जाते हैं हर जगह यही चर्चा होती है कि जितनी गालियां दी गई, आज तक बहुत सारी गालियां हम लोगों ने सुना नहीं था। एक बार तो चाहिए कि चैनलों को गालियों पर ही एक बार डिबेट करा लिया जाए, उन नई नई गाली जो सीख कर आए थे लोग। तो इस तरह की, मतलब हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, कल्पना से पढ़े। लेकिन विपक्ष से आज लोग ये भी जानना चाहता है मुद्दों की बात में। आज झारखंड में जेपीएससी एसएससी को लेकर पूरा पिछले एक हफ्ता से पूरे विद्यार्थी सड़कों पर है। कांग्रेस और झामुमो की सरकार है, कांग्रेस उस पर जवाब देगी क्या? क्या मधु बंगारप्पा का इस्तीफा मांगेगी क्या कांग्रेस, जो कर्नाटका में 80 लाख रुपए में पेपर बेच रहा था? और आज एक कांग्रेस के मित्र, इससे पहले मैं डिबेट में था, उन्होंने कहा संशोधन पे 50 लाख रुपए आ रहा है, पहले 10 लाख था। अरे साहब, जो 80 लाख रुपए में पेपर बेच रहा हो, 10 लाख दे ही देगा तो उसका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो 24 के बाद जो 26 में संशोधन है, उसके बाद 24 के बाद भैया जी 45 लोग अभी सलाखों के पीछे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में डेट था, डेट के बाद फास्ट ट्रैक बनने के बाद तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने कल कहना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर नहीं पहुंचा सीबीआई का। साहब, उसकी एक प्रक्रिया होती है, अच्छा हुआ नहीं पहुंचाना, और 3 दिन ज्यादा जेल में रहेगा वो। उसके बाद 3 तारीख की डेट है,
तो सरकार बच्चों को लेके, छात्रों को लेके, युवाओं को लेकर बिल्कुल सजग है, लेकिन जिस तरीके से ये तिलचट्टा पार्टी के लोगों ने एक नई संस्कृति इस लोकतंत्र की धरती पर प्रारंभ किया है, हमें लगता है ये किसी भी दल के लिए मान्य नहीं होना चाहिए। इस सभी दलों को इसका विरोध करना चाहिए जिस तरीके से उनकी प्रवृत्ति चली आ रही है। लेकिन यहां पर क्या है कि विपक्ष को बार बार गोल पोस्ट चेंज करने की आदत सी पड़ी हुई है, कभी सभी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। मुख्य मुद्दा भैया जी, आपने पहले दिन ही कहा था कि पूरे विवाद के पीछे ये 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सभी की नजरें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई है। ये भारत के राजनीति के तमाम दल के लोग भी समझ रहे हैं और तमाम ऐसे विपक्षी दल जो माननीय अखिलेश यादव जी जैसे व्यक्ति भी इतने ज्यादा मतलब हतोत्साहित हो जा रहे हैं, कभी उत्साहित हो जा रहे हैं। जैसे उनके बयान, अभी मैं पार्लियामेंट के अंदर उनका बयान सुन रहा था, लोकसभा में जो अपनी भाषण दे रहे थे, तो वहां भी उनकी कभी हताशा बता रही थी, कभी उनको लग रहा था कि बहुत हम उत्साहित हो जा रहे हैं। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में किस तरीके से राजनीति करनी है, राजनीति की सुचिता क्या होती है, सुचिता के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब समाजवादी पार्टी के लोगों के पास तो अपना आवास भी नहीं होता था, जयप्रकाश नारायण जी के पास अपना घर भी नहीं था। ये कैसा युवा समाजवादी पार्टी का नेता है कि 45 करोड़ अपने नाम से, 45 करोड़ पत्नी के नाम से इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में डालता है? ये पैसे आ कहां से रहे? ये करते क्या है? कौन सा व्यापार करते हैं? अब तो युवा ये भी जानना चाहता है ना ऐसे लोगों से। और आपने सही कहा था, तमाम लोग कहें कि साहब यहां जाएंगे वहां जाएंगे। हमारी सरकार ने एक उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का एक भाजपा का पट्टा लगाकर जैसे विद्यार्थी से बात कर रहा था, हमारी सरकार को पता चला आज उस सलाखों के पीछे हमने काम करने का काम किया। हमारी सरकार ऐसी है, उत्तर प्रदेश की सरकार, कोई भी हो बस नहीं जाएगा। ठीक है दुबे जी, एक मेरी बात समझ में नहीं आई। पहले कहा यह गया कि भाई जितने भी बवाली हैं जंतर मंतर पर, क्या ये सब भाजपा के लोग हैं, कहा गया ना। विपक्ष ने भी कहा और कॉकरोच वाले ने भी कहा। तो जब भाजपा के लोग हैं तो ये जेल न जाएं, ये पिटे नहीं, इनके हाथ पर न तोड़े जाएं, इसकी मांग क्यों की आप लोगों ने? कि एक भी आदमी के खिलाफ मुकदमा होगा तो हम फिर से अनशन करेंगे। अरे भाजपा ही है, इनको पिटने दो। दुबे जी, पार्टी ने ये तो कहा ही नहीं। हमारी पार्टी का साफ कहना है कि हम उन इनोसेंट बच्चों को जो इस आंदोलन को समर्थन देने आए थे बाहर से, उन पर जो लाठियां चली, उन पर जो पुलिस वालों ने अत्याचार किए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, हम उसके नहीं दुबे जी। अच्छा, ये जो 200 रेप वाले आए थे, इनके ऊपर लाठी चली तो उसका क्या होगा? मतलब इसको भी समझ ही ले। अभी फरियाद तो उनके ऊपर चले ना लाठी, उस पर तो हमने मैं बोलता रहा हूँ, मैंने तो पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया। जितने भी अराजक तत्व हैं, इनका हिसाब किताब करे सरकार, और हिसाब किताब करने के साथ साथ वीडियो भी जाहिर करे कि इनको हम हिसाब किताब किस काम में हिसाब किताब कर रहे हैं, वो भी जाहिर करे ना। और उन पुलिस वालों को भी, उन पुलिस वालों का भी हिसाब होना चाहिए और उसके साथ वीडियो आना चाहिए कि इन पुलिस वालों को ये कामों के लिए इनका हिसाब किताब किया जा रहा है। दोनों के साथ हो न्याय दोनों के साथ हो, ताकि ये ना कहा जाए कि नहीं इनका तो वीडियो दिखा दिया और इनका वीडियो नहीं दिखाया। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी ऐसे थे जिन्होंने, और अभी चलो ये बात छोड़ दो, वो नंदिता नारायण का क्या किया है? कोई काम किया उसने? उसकी पेंशन रोकी इन्होंने? पेंशन रोक देते आप, आपके सरकार, दिल्ली सरकार आपके अधीन है, आपने क्या किया? लेकिन नहीं किया ना। और ऐसे कितने अराजक तत्व आए थे। चलो एक पॉलिटिशियन आता है, वो तो अपनी नेता नगरी के लिए उल्टा सीधा बोल सकता है, लेकिन वो भी एक दायरे के अंदर, बाद बाकी उसको भी कानून का मुकाबला करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस तरीके के लोग आएंगे, गालियां देंगे और अपना वो करेंगे, तो ये मान्य नहीं है। और ये बात जो आप बोल रहे हो, दुबे जी आज पप्पू यादव संसद में लोग लाठी लेके घुसने की कोशिश कर रहे थे। पप्पू यादव जो सांसद हैं और अनुभवी सांसद हैं, पति पत्नी दोनों अनुभवी हैं, सांसद हैं, वो लाठी लेके घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी वालों ने कहा कि चाचा हमारी नौकरी पर रहम करो यार, है ये क्या ड्रामा है? तो लाठी लेके जाओगे? क्या हो गया है? अगर सिक्योरिटी वालों ने आज रोका था तो उस दिन भी सिक्योरिटी वालों को रोकना चाहिए था, जिस दिन एलओपी और कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री रेसिडेंस पे धरना दिया था। क्यों नहीं पुलिस ने रोका? क्यों नहीं रोका? सवाल तो वहां भी उठना चाहिए ना।
अब आप बोल रहे हो अच्छा कि एक पुलिस बार वालों एक ने काम रोका। करो दुबे जी, एक काम करो, हम आपको एक सलाह देते हैं मित्र, आप एक बार अखिलेश जी से कहो कि एक बार भैया हम लोगों को भी प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना चेक कर लेना चाहिए, देखें हमें करने देते हैं कि नहीं, चेक कर लो, बना लो कल ही कार्यक्रम, मौसम भी अच्छा है। मेरे बोला कि सिक्योरिटी क्या कर रही थी भाई? अरे एक बार सिक्योरिटी और कहाँ थी? अरे भाई एक बार और टेस्ट कर लो ना, टेस्टर लगा के। धर्मेंद्र यादव और अखिलेश जी सब लोग चले जाओ कल और बैठ जाओ। नहीं, हमें जिस दिन टेस्ट करना होगा वो भी कर लेंगे, और कर ही लिया है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया। हाँ भाई किया तो सही है। नदीमुद्दीन साहब कुछ कहना चाहिए। नदीमुद्दीन साहब, मसला वही है कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के लुच्चे वहीं आ गए थे, अपराधी नहीं। पार्टी को लाया कौन, लाने वाला कौन? मैं कह रहा हूं कि अगर ये बच्चे गालियां दे रहे हैं तो कहां से एजुकेशन लिए हैं? एजुकेशन का इनका स्तर क्या है? अभी मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री है। आप आंदोलन करिए और आंदोलन खड़ा करिए, जयप्रकाश नारायण से लेकर के अन्ना हजारे का आंदोलन, टिकैत का आंदोलन, लोगों ने ये देश आंदोलनकारियों का है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, ये देश आंदोलनकारियों का था, आनंद और आंदोलन होता रहा। मैं कहता हूं कि मैं अभी आपको मैं बता रहा हूं कि वीपी सिंह के खिलाफ अभी ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी कितनी मेमोरी है मुझे ना दे, ये में पास करेंगे, वीपी सिंह को टेस्ट करेंगे, जब भी तो वही बच्चे थे, उसी तरह के स्टूडेंट थे। तो मैं कहता हूं गाली गलौज करने वालों को जेल के सलाखों में डाल करके कड़ी कार्रवाई करिए, मगर हमारे वो जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो देश का भविष्य है, उसमें कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनका हमको ख्याल करने की जरूरत है। 2014 के बाद अपोजिशन ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब, अब ये काकरोच पार्टी का सपोर्ट लेकर के आंदोलन का हिस्सा बन रहे, तो इसका वेलकम करना चाहिए। मैं ये कहूँगा अनंत अमित हैं, एसके दुबे हैं, अंकुर हैं, इनको छोड़ो, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। आप तो मुफ्ती हो, आपको कम से कम इस बात पर बोलना चाहिए कि आपने कहा ये कहाँ से पढ़ के आए, ये गलत बात है। कौन से स्कूल पढ़ के आए ये पूछो, ये किस घर में आए, हाँ, कहाँ जन्मे, अम्मा बाप की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है भाई? स्कूल तो 8 घंटा ज्यादा देश में कोई नहीं लगता, 8 घंटा भी नहीं लगता पूरा, 16 घंटे तो अम्मा बाप पास रहते बच्चे, वहां गालियों की ट्रेनिंग हो रही है। हम अपनी परवरिश को आईना दिखाते हैं जब बोलते हैं, हम अपने माता पिता के उस पर लांछन लगाते हैं। लोगों ने मुझसे कहा कि जैन जी है, आप नहीं जानते। मैंने कहा अम्मा जाओ यार, ये कहां बकलोली फैला रहे हो, जैन जी किस घर में 4 पीढ़ी नहीं है बताना तो भाई जी, गलत बोलूं तो। एक जैन जी का बच्चा है, एक उसका बड़ा भाई है, वो पीढ़ी तो वही है लेकिन 5-7 साल का अंतर है? फिर उसके पिछली पीढ़ी माता पिता, फिर माता पिता के माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, हर घर में है कि नहीं है ना? कोई आकाश से टपकी है जैन जी? मुझे उम्मीद थी कि मुफ्ती साहब इस बात पर कहेंगे कि परवरिश पर गौर करना चाहिए। राजनीति आती जाती रहेगी, आज भाजपा है कल नहीं रहेगी। मैं तो हैरान, जिस मेलोनी का कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान की राजनीति से, नीट से, उसकी मावहन कर दी आप लोगों ने और हंस रहे हैं। क्या कह रहा है वो, उसका कॉकरोच पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है हंसते हुए? ये मजाक है यार, समझा करो। प्राइम मिनिस्टर कोई भगवान है, उससे मजाक नहीं हो सकती क्या? गजब हो गई। आप अपने बाबा से, दादा नाना से ऐसा मजाक करते हैं? और एक बात कहूंगा, बात कड़वी लगेगी लेकिन बोलूंगा जरूर। जब नाली बनवानी हो, बिजली लगवानी हो और काम करना हो, नौकरी मांगनी हो, तो ये कहो कि मैं किसी की पार्टी का हूं, इससे क्या मतलब? प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता। दुबे जी बोलते हैं ना सब लोग,
बोलते हैं ना, अगर प्रधानमंत्री सारे देश का प्रधानमंत्री होता है, नेता होता, तो गाली क्यों? तब गाली क्यों? इस देश में विरोध और असहमति और आंदोलन का इतिहास रहा है। राम मनोहर लोहिया से ज्यादा आक्रामक विरोध कौन करता था? मुफ्ती साहब, उनका भाषण पढ़ लीजिए, कभी माँ का ढाका है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू से जब बाहर मिलते थे तो सम्मान के साथ मिलते थे। इस देश में इसका भी गौरव रहा है। हमने 40 साल पार्लियामेंट कवर की, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी, भूपेश गुप्ता, चंद्रशेखर, मधुलिमय, नारायण दत्त तिवारी, अद्भुत वक्ता, लेकिन कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं, आरोपों में कभी कमी नहीं रखी। मधुलिमय बोलते थे सरकारें कांपती थी, लोहिया बोलते थे जवाहरलाल जी को संकट हो जाता था, भूपेश गुप्ता बोलते थे इंदिरा गांधी पसीने पसीने हो जाती थी, लेकिन गाली गलौज नहीं होता। बड़ी और कड़ी बात कहने के लिए गाली देना जरूरी नहीं, गाली देना उनके लिए उन्हीं की मजबूरी है जिनके पास बात नहीं है अच्छी। अच्छा, को मान लीजिए अंकुर, आप वकील हैं, कल को ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये जो नई पीढ़ी है वकालत करने जाएगी, वकालत करके जाएगी, तो ये कहेंगे ब्रो मैं तो ऐसे बोलता हूँ, तो वकील और जजों के साथ भी माँ का ढाका शुरू कर देंगे कि जज तुम्हारी माँ का और वकील तुम्हारी माँ का। सर तत्काल अवमानना हो जाएगी। नहीं, मैं वही समझ, अगर कहीं लगाम नहीं होगी, छोड़ो मोदी को, वकील जाएंगे तो क्या होगा? और एक बात अंकुर जी, फिर आपकी टिप्पणी लूंगी, एक बात और कह दूं, मन में आई गई, मैं तो व्यवहारिक आदमी हूं मुफ्ती साहब। ये जंतर मंतर का सुरक्षा कवच था मेरे लाल, है, किसी पुलिस चौकी में जाके बोल के देख लो, अभी सारा लोकतंत्र, संविधान है, सिविल लिबर्टी सब समझ में आ जाएगी 5 मिनट में। दुबे जी गलत तो नहीं कहा? किसी दरोगा से, सिपाही से बोल के देख लीजिए, फिर जो हो आपकी किस्मत। अंकुर जी, प्रश्न वही है कि हम सत्ता की आलोचना करें, सत्ता को कटघरे में खड़ा करें, स्वागत है, लेकिन विरोध की एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं टूटनी चाहिए। अंकुर जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने पहले भी अपनी बात में ये बात कही थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, सभा करते हैं, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सीमा तक होती है। उस सीमा का जहां आप उल्लंघन करेंगे, तो वो सीमा के उल्लंघन में अगर किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी विचारधारा पे फर्क आता है, तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगी। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी और विचित्र स्थिति ये रही, जो बड़ी दुखदायक रही, निश्चित रूप से मैंने भी अपने इतने साल कह लीजिए अपने इतने साल के राजनीतिक जीवन में या व्यावसायिक जीवन में, या जब से मैंने होश संभाला, इस तरीके के टीवी पर जो आप लोगों के सम्मानित चैनलों पर इन लोगों के वक्तव्य आए, या सोशल मीडिया पे जिस भाषा शैली का इन लोगों ने प्रयोग किया, कहीं ना कहीं हमने पीड़ा महसूस की। और आपके सम्मानित चैनल पे एक बात और मैं बता दूं कि इस तरीके का जो आचरण है, ना केवल समाज में अस्वीकार्य है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी जो रोटियां सेकने का प्रयास किया है, समाज में इनकी भी छवि पर प्रभाव पड़ा है और इनकी भी छवि दूषित हुई है। और अब आप देख रहे होंगे कि अब उससे भी बढ़ के, जब जंतर मंतर का धरना समाप्त हो चुका है और पार्लियामेंट में हम लोग एजुकेशनल बिल लाए हैं, तो आज भी विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं वो लोग आक्षेप लगा रहे हैं। अच्छा, जब कोई कार्य हो गया है तो आप सही कार्यों में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कीजिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप सदन के अंदर अपनी बात को, सदन का कार्य नहीं होने देंगे, सदन के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करेंगे, सदन की में जो महत्वपूर्ण बिल या विधेयक जो प्रस्तुत किए गए हैं उन पर आप विचार व्यक्त करने की जगह सदन का बहिर्गमन करेंगे या उनकी कार्रवाई में व्यवधान करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत की 130 करोड़ जो जनता जनमानस है वो ये देख रही है कि कौन देश हित में कार्य कर रहा है, कौन वास्तव में राष्ट्रवाणी है और कौन विरोधवाणी है। तो हम लोग तो कहीं ना कहीं आपके सम्मानित चैनल पे बैठकर भी इस बात को, विपक्ष को आमंत्रित करते हैं कि जब आप राष्ट्रवाणी की डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो राष्ट्र निर्माण में भी सहभागिता कीजिए, और हमारे लोगों के द्वारा पार्लियामेंट में जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है
अगर वो सही है तो आप ताली बजाकर मेयर कर उसका स्वागत कीजिए, केवल विरोध करने के लिए राजनीति में मत आइए। आप उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहभागिता कीजिए और जनमानस और इन युवाओं को बरगलाना छोड़ के इनके समक्ष एक आईना प्रस्तुत कीजिए और इनके लिए नीति निर्देशक तत्वों की तरीके से एक मार्ग प्रशस्त कीजिए कि ये देश के लिए उज्जवल भविष्य में अपनी सहभागिता कर सके, ना कि गाली गलौज करके पुलिस के केस अपने ऊपर लगवा के अपने नीट तो छोड़िए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने को अयोग्य ना घोषित करवा ले। दुबे जी, एक प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने एक भी वक्तव्य ऐसा जारी नहीं किया कि विषय नीट का है, विषय इम्तहान की विश्वसनीयता का है, शुचिता का है, सब बात ठीक है, क्या त्यागपत्र मांगा जाना चाहिए, लेकिन ये गाली गलौज अस्वीकार्य है, ये बंद होनी चाहिए। आप लोगों की तो वो सुन रहे थे बच्चे, आपको तो धन्यवाद दिया है उन्होंने, आप अखिलेश जी डिम्पल जी को लिख के, कॉकरोच वालों ने कहा भैया हमारे हितैषी थे। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा, कहना चाहिए था ना। भारत सबका है। दुबे जी, मेरे ख्याल से एक बार कहते तो अच्छा रहता, नहीं? नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है स्टेटमेंट कि जो अराजक तत्व थे वो नहीं, वो अराजक तत्व ही तो थे, वो कौन थे? उन्हें हम अराजक तत्व नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जो इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि ये संपत्तियां क्या आ गई। मैं आपको, आओ मेरे साथ अनंत विजय जी, मैं दिखा दूं जिनके घर में खाने को दाने नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में वे आज 400-400, 500-500 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। मेरे आंखों के सामने की बात है। तो ये मत ये एक के लिए क्राइटेरिया करोगे, दूसरे के लिए नहीं, तो नहीं चलेगा। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं कल की बात बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इटावा में आए थे, जानते हो कहाँ गए थे? विधायक के घर पे। और वो विधायक का घर किसमें बना है? ग्रीन बेल्ट में। बिल्डोजर लेके जाना चाहिए था ना। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया था कि मुझे उम्मीद थी कि बुलडोजर लेके जाएंगे और ग्रीन बेल्ट की जो जगह है वो खाली कराएंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता भ्रष्टाचार में पैर से लेकर सिर तक डूबे हैं, तो आप किसके लिए बात करते हैं? तो गिरेबान अपना झांकना पड़ेगा, झांकोगे नहीं तो फिर मौकी खानी पड़ती है। अब रहा आपकी बात का जवाब, वो भी जवाब दे दूं। हमने कभी भी ऐसे तत्व, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हम नीट के बच्चों के साथ या अन्य परीक्षाओं में, जो परीक्षाओं में लीक हुआ है पेपर, वो जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं, हम उनके लिए पैदल मार्च किए हैं, हम उनके साथ हैं। आप कई स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, दावे के साथ मैं बोलता हूं, उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो माँ बहन की गालियां दे रहे थे हम उनके साथ हैं, जिन्होंने पत्थर फेंका हम उनके साथ हैं, जो भारत माता की पति को ढूंढ रहे हम उनके साथ हैं, कभी नहीं कहा। और कैसे चाहिए हमारा? और इसमें हमने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के कारण हमारे जीत हो गई, हमने तो नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा कि उनके राहुल गांधी के कारण जीत हो गई, लेकिन हमने हमेशा यही कहा कि ये जन आंदोलन था। और आपने जो बात की ना कि पार्टी करना चाहिए था तब आपको कुछ मिलता, पार्टी का आंदोलन और जन आंदोलन में बहुत बड़ा अंतर होता है। पार्टी का आंदोलन एक अपनी सीमित उसमें दायरे में हो जाता है, लेकिन जब जन आंदोलन बनता है फिर वो किसी के कंट्रोल का नहीं होता है, फिर तो जो वो चीज मांग रहे हैं उसको करना ही पड़ता है। और जैसा आप लोग, हम तो 75 में बहुत छोटे थे, जन्म ही हुआ था, इसलिए वो यादें तो आप लोगों को जानकारी होगी कि वो भी एक जन आंदोलन था। उसमें कोई अगर ऐसा कहे कि समाजवादी ही अकेले थे या गैर कांग्रेसी थे, तो ऐसा नहीं था। उसमें कई लोग थे और अच्छे अच्छे नेता उसमें से पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जन आंदोलन जब, ठीक है। तुम्हें अनंत अमित जी, एक प्रश्न बार बार उठ रहा है लगातार, फिर अभी बोलेगा, हम इस पर एक प्रश्न कर दो फिर बताएगा। एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि बिल पास हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय बचा नहीं, ठीक है ना। बैठ गए हैं तो फिर आज लोकसभा में आज हो जाएगा, नहीं कल फर्स्ट हाफ में वोट हो जाएगा, राज्यसभा चला जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा, मुर्मू जी के दस्तखत हो जाएंगे और ये कानून बन जाएगा, ठीक। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इसको लागू कराने वाली मशीनरी, उसको संसद दुरुस्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो चाईबासा में बैठा है, बीड़ी पी रहा है क्या? जी।
वो बलिया में बैठ के अपने चुनाई रगड़ रहा, उसके ठेंगे से संसद ने क्या कानून पारित किया। अरे भाई कानून तो ये भी कि किसी को गोली मारोगे तो फांसी होगी। गोली मारने से पहले किसी ने कहा कि यार अनंत एक काम करो संविधान, अरे वो कानून किताब लिया उधर धारा देख लूं, नहीं ना। अरे माँ का ढाका हुआ, गोली मारी, बात खत्म। बाद में होगा तो वकील निपटेंगे, यही ना देश में। वो पूरी चेन जो है व्यवस्थाओं की वो कैसे सुधरेगी। कानून तो बन गया, हम इसको बना हुआ मान के चल रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनना कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, और इस कानून के खिलाफ वोट भी कोई नहीं देगा, ये भी जान लीजिए। पूरी संसद इसमें एक साथ रहेगी, कौन इसके खिलाफ वोट देगा, कोई भी नहीं। तो ये तो कानून हो ही गया प्रैक्टिकली। इसको जमीन पर हम कैसे उतारेंगे, एक। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, होना नहीं चाहिए, लेकिन अब चिंता है तो सार्वजनिक होनी चाहिए। जब इस चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है और सरकार प्रेशर में है, उसी वक्त अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि कोई इम्तहान हुआ और उसमें पर्चा गड़बड़ा गया, फिर तो आपको पता है कि फिर महिमा मिटे अपार क्या स्थिति बनेगी बीजेपी की और सरकार की। इस पर सोचा है, चिंतन किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है भैया जी, बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित तौर पे अधिनियम पास भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल जो टास्क फोर्स बनाया है, जिसमें नंदन नीलकंठ जी को की अध्यक्षता में और 5 लोग और भी है, आपके प्रश्नों का जवाब उसी में है कि किस तरीके से भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटे, उनको कैसे रोका जाए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून पहले भी था, लेकिन कानून को सख्त किया गया है। कानून का डर लोगों में पैदा करने की जरूरत है। और ये जैसे अभी पिछले राधाकिशन साहब की जो कमेटी बनी हुई थी, उसमें 43 सुझाव दिए गए थे। 43 में लगभग 75% सुझाव ने सरकार ने मान लिया था। उसमें एक सुझाव यह भी था कि विद्यार्थी के घर पे वैन जाएगा, वैन से में बैठा के विद्यार्थी का एग्जाम लिया जाएगा, उसका रिहर्सल होना था। बहुत सारी कार्यप्रणाली चल रही थी कि कैसे रोका जाए, लेकिन तमाम मुद्दों के बावजूद जिस तरीके से तिलचट्टा पार्टी आ जाती है, उसके बाद सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, सरकार उस पर काम कर रही थी। लेकिन साथ में इस आंदोलन के बाद भैया जी एक बात और है कि बहुत लोगों ने उत्साह, आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कल से, जिस तरीके से 5 सितारा होटल में वो गिलास से टकराई जा रही थी, उसके बाद लोगों ने यह भी कहा, हमारे जैन जी के लोगों ने, कि साहब जो बच्चे आत्महत्या किए तथा कथित आत्महत्या करने वाले बच्चों की संवेदना, क्या उनको पैसे मिले, बाकी कोई कार्रवाई हुई? इन तमाम तलचट्टा पार्टी को यह चाहिए था कि आप विपक्ष के पास जाते और चर्चा जब हो रही थी तो अपने सुझाव उस पर देते, लेकिन कोई सुझाव देने का काम नहीं किया। इन लोगों ने 5 सितारा होटल में बैठ के जिस तरीके से, तो तमाम बच्चे, अब घर के बच्चे पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो हो रहा था, ये कौन सा नाटक हो रहा था, ये कौन से लोग थे, कहां का फंड आ रहा था, कहां पे इस तरीके से रईसी टाइप की पार्टी हो रही है। मतलब देश में कभी ऐसा लोगों ने देखा नहीं। ऐसा जश्न मन रहा था कि मान लीजिए बहुत बड़ा कोई काम हो गया। अरे साहब, एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आप धरना पे बैठे हुए थे। ऐसा लगता है उस पार्टी के बाद कि आपकी संवेदनहीनता खत्म हो चुकी थी और सिर्फ आपको जैन जी को गुमराह करना था। जैसा कि हमारी पार्टी बार बार कहती रही कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को समाप्त करने के लिए और इस देश के युवाओं को एक मैसेज देने के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा था। अब ये लग रहा है कि निश्चित तौर पे इस देश में बाहरी शक्तियां जिस तरीके से पूरे जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान पैसे, मतलब बियर और बर्गर जो चल रहा था, ये कहां से आ रहे थे पैसे? कतर से पैसे आ रहे थे। ये पन्नू क्या कर रहा था? ये तमाम लोगों को एक मैसेज गया है और मुझे लग रहा है कि दोबारा अब हमारे देश का जेनजी इनके तिलचट्टा पार्टी के चक्कर में पड़ने वाला भैया जी नहीं है। और आपके सवाल बड़े जायज है, सरकार उस पर बहुत गंभीर है और मुझे लग रहा है कि अब दोबारा पेपर लीक की पुनरावृत्ति हमारे देश में नहीं होगी। ऐसी हम संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी भैया जी। जी द्विवेदी कुछ कह रहे, 30 सेकंड ओनली। मैं आपको बताऊं, अनंत जी, आप कैसे रोकेंगे, सरकार कैसे रोकेगी? उसके लिए गुजरात में बड़ौदा जिला में एक यूनिवर्सिटी है, खेल देखिए कैसे करते हैं मालिक। आप किसी भी एडमिशन के लिए जाइए, शायद हमने पहले बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं, आप 12th फेल भी हैं अग्नोत्री साहब, वो यूनिवर्सिटी गारंटी लेती है कि 12th में भी पास करा देंगे और आप एडमिशन लीजिए मेरे तरफ। तो इस तरीके के अगर हथकंडे अपनाए जाएंगे तो सोचिए कहां से भला होगा बच्चों का। जो बच्चे काबिल नहीं है लेकिन पैसे के दम पे वो एडमिशन ले लेंगे, तो वो भी सोचने वाली सरकार की बात है कि इस बच्चों के साथ अन्याय ना हो। अब जैसे अखिलेश जी भैया जी चले गए विदेश, एडमिशन ले लिए, वो तो डोनेशन दे के ही गए। हम तो नहीं जाना। अरे विदेश जाना कोई गलत बात हो रही है।
लेकिन अखिलेश जी उनका को उनकी विधायक डिग्री बिना थी क्या? टेररिज्म के तो पास नहीं होंगे। दोनों मित्रों को रोको, दोनों को रोकूंगा, अनंत अमित जी को भी रोकूंगा, अमनंत जी को भी और दुबे जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम है। कुछ समस्याएं और भी हैं, मुफ्ती साहब माफी चाहेंगे, कुछ समस्याएं और भी हैं। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान कभी 5% भी टोटल बजट का एजुकेशन के लिए खर्च नहीं किया जवाहरलाल से लेके आज तक? इस वक्त 2.5% है। क्या खाद्य व्यवस्था सुधार हो गई यार मेरे? झंडा लिए घूम रहे हो, ड्रामा कर रहे हो सब लोग मिलके। जो काकरोच वाले कूद रहे हैं, मुनि को चलो शिक्षा विभाग दे दें और 2.5% बजट में वो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कपिल सिब्बल को दे दें, वो क्या कर लेंगे? कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। टाइम काटो, अभियान है कि जो वक्त कट जाए सो ठीक है। 2.5% में 150 करोड़ की आबादी की शिक्षा हो जाएगी। कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट में कभी यह विषय नहीं उठा। किसी नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। पीडीए, सीडीए, अगड़ा, पिछड़ा, एमआरआई, जात की गणना, जात का फलाना, जात की ये, जात की वो, इस पर सब गले फाड़ रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा पैदा हो रहा है करेगा क्या चाचा मेरे? 2.5% कुल बजट है शिक्षा का। कोई नहीं बोल रहा। मुफ्ती साहब, आपने कभी सुना किसी नेता ने इस पर चिंता जताई और कहा मैं राजघाट पे अनशन करने जा रहा हूं, इसका 5% करो तुरंत? नहीं ना। इसका मतलब हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, वक्त काटो मौज लो है। बनारस में पहलवान की लस्सी पियो और मूछे ऐठो, थोड़ा मलाई मूछो लगा के, दूर तक खुशबू आए। करना तो यही है ना। मुझे बता दो भैया, 10 लोगों को खाना खाना है और 2 रुपये आए हैं, तो मैं मूर्ख हूं जो खाने के मीनू पर बहस करूं कि नहीं पुलाव बनेगा कि दम बिरयानी? अरे कुछ नहीं बनेगा। 2 रुपया में पानी भी नहीं पी पाओगे सब लोग। काय की बहस कर रहे हो? काय का आंदोलन कर रहे हो यार? कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। और मैं फिर कह दूं, कानून कितने भी कड़े बन जाएं, ये जिम्मेदारी दरोगा तक जाएगी। अनंत अमित जी, नंदन नील केणी नहीं जानते ना कि वे बकेवर में कैसा दरोगा बैठा है। केणी जी को भेज दो एक बार चौकी बिना सिक्योरिटी के, क्या लौट के आएंगे तो सारी टेक्नोलॉजी भूल चुके होंगे, अपना आधार नंबर भी भूल गए होंगे। गलत कह रहा हूं तुम्हें जी? एक बार उनको भेज दो, यहां भेज दो चाहे हैदराबाद भेज दो, किसी भी पुलिस चौकी में, वो अपना आधार कार्ड ही खोज भूल जाएंगे। वो कहेंगे नहीं मेरा ही आधार नहीं बचा कुछ भारत में। भैया वो कराएगा, उसकी व्यवस्था सुधारी क्या? पर्चा वो कराएगा कि नीलकेणी जाएंगे पर्चा कराने वहां झुंझुनू में, और झालावाड़ में वो कामकोटी जाएंगे आईआईटी के चेयरमैन? नहीं ना। सिस्टम वही रहेगा भाई साहब जो सालों से है। नया सिस्टम ले आओगे क्या? और एक मजाक की बात बताऊं, अब सबकी चेतना जागी, सबकी बुद्धि जागी। किसी ने इससे पहले नहीं सोचा। मुफ्ती साहब, कई बार ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से डूब मरना चाहिए सबको, हम लोगों को नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि जो एनएटी बनाया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए है ना, एनटीए, इसमें सारा संविदा पे कर दिया है। गुड्डू अनंत अमित आए, बोले भैया ये 4 लड़के हमारे गांव के हैं, अपने भरोसे के हैं, बोले रख लो। फिर दुबे जी आए, बोले भैया नमस्ते नमस्ते, बोले मौसी का लड़का है, बोले ले आओ। ऐसे ये लोग पर्चा कराएंगे? ये तमाशा। मुझे तो डर ये लगता किसी दिन आप लोग ये पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी सब संविदा पर न रख लो क्या? और जिसकी सरकार होगी वो अपनी पार्टी वालों से कह देगा कि लिस्ट बनाओ रे, जल्दी जल्दी है भर्ती करनी है।
शिक्षा मित्र में यही तो किया था आप लोगों ने। क्या चाहते क्या हो यही बता दो एक बार, पूरा देश सुन ले आपको मन से। टुकड़ों में हलाल नहीं करो भाई, वो क्या बोलते हैं हलाल ना, हाँ धीरे धीरे वाला हलाल बोलते हैं मुफ्ती साहब ना, और एक बार में झटका। हाँ हलाल ना करो यार, 80 साल हो गए कब तक करोगे, इससे अच्छा झटका है, ठीक है। कट लगा के मत फेंक दो कि खून बह रहा तड़प रहा है। मेरी रुचि किसी बड़ी बात में नहीं होती कि जी वो फलाने ने अंग्रेजी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। मेरी दिमाग में वही आता कि भैया वो जो लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो कभी जिसमें क्लास नहीं होती है और केवल इम्तहान का सेंटर ही उसमें डलवाया जाता है और पैसा लेके नकल कराई जाती है, उसी में ना पर्चा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कराओगे पर्चा। टीटी का पर्चा 25 लाख बच्चे बैठे, किसी नेता ने कह दिया कि यार वो अपने लोग हैं उनको दे दो छापने के लिए, 25 लाख पर्चा बहुत होता है। बाद में वो पर्चा आउट हो गया, वो मुंडन के और 13वीं के कार्ड छापते थे प्रेस वाले, उनने वो 10-20 पर्चा भी बांट दिए छाप के, आउट हो गया पर्चा। नीलकेणी क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं समझना चाह रहा हूं ना। नीचे की व्यवस्था कौन सुधारेगा ये बताइए। किसी ने सोचे नहीं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बन रही है, इतने बड़े मयार की चीज है, उसमें गुड्डू पप्पू चिंटू मिंटू रख लिए, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी बना दी। पूरे देश के लिए जो इम्तिहान करा रहे हैं वो तो गवर्नमेंट के अंडर की रखो यार मेरे, वो लाइनमैन है क्या? क्या है? जैसे सफाई कर्मचारी संविदा पर रखे वैसे एनटीए बना दी संविदा पे, कोई फर्क ही नहीं। आवाज में करेगा नहीं, देखिए हम लोग इतने गंभीर हैं कि खाना खाना छोड़ दिया, केवल गंभीरता में चिंतन करना है। ऐसा ना करो यार, इसी को मैं थेथरई बोलता हूं। और 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ हो दंड, फांसी की सजा से बड़ी सजा तो संभव ही नहीं दुबे जी। उसके बाद भी आदमी सटाक गोली मार रहा है, वो कह रहा लाओ संविधान के इस पन्ने पे समोसा खा लेता हूं, ले जाओ हम झेल लेंगे। और मान लीजिए सारी सजाएं कर दो, फिर ये कपिल सिब्बल क्या करेंगे? दंड ना भुगतना पड़ा, इसी के लिए तो सिब्बल साहब हैं। जो मोटा माल छापेगा पर्चा लीक करके मुफ्ती साहब, वो 25-50 लाख 1 करोड़ वकील साहब को भी दे देगा। और कल हमसे किसी ने कहा कि थर-थर कांपने लगेंगे ये पेपर लीक करने वाले 10 साल की सजा सुन के। मैंने यार आप बौरे हो क्या? 1000 अपराध हैं जिनमें 10 साल की सजा है, कौन थर-थर कांप रहा है यार? कौन थर-थर कांप रहा 10 साल में? और जो थोड़ा अनुभवी हो जाता है वो तो जेल में रहते हुए भी अपना कार्य जारी रखता है। नहीं, भगवान का नाम लीजिए, आप कहिए नहीं तो मैं बता दूं। पुलिस वाले कहते हमें नहीं पता कि वो उन्हीं के गिरोह के लोग हैं, पूछो वो तो जेल में। बोले नहीं, जेल से गिरोह ऑपरेट हो रहा ना। तब इसलिए मेरा कहना है नीचे की व्यवस्था सुधारने पर जोर दीजिए, नीचे की व्यवस्था सुधारने पर। अच्छे सेंटर्स हो, वहाँ सुविधा हो, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हो, सब चीज़ें हों। अब पता नहीं मुझे ऐसा होता है कि नहीं होता है। पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मैं ऐसे इम्तहान देखता था, वो किसी के इम्तहान होते हो कि बीच में स्कूल, उसके चारों तरफ 6 फुट की खाई खोद दी जाती थी, उसमें पानी भर दिया जाता था दुबे जी, जिससे कोई फ्लाइंग स्क्वाड आ ही ना पाए अंदर। और पटरा उठा के अंदर रख देते थे, पटरा देते नहीं थे, आओ जी फलांग सकते नहीं उतनी बड़ी खाई और उसमें गिर सकते नहीं।
तब तक सब नकल लपेट लेते थे, उसके बाद पटरा रख देते थे, कहते आओ करो चेकिंग। क्या कर लेगी पार्लियामेंट? नेहरू जी, इंदिरा जी, किसी का शासन रहा हो, वो क्या कर लेंगे? क्योंकि उस विद्यालय का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी विद्यालय, और अंदर ये काम हो रहा। इसलिए ये सुधार बहुत ज़रूरी है। अच्छा है एक बार इस विषय पर जागृति हुई, लेकिन इस सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, सब पार्टियों से मैं विनती करूंगा, इस बात को सबसे बड़ा एजेंडा बनाइए कि हमें एजुकेशन के लिए 2.5% बजट मंजूर नहीं, ये कम से कम 5% हो, कम से कम। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।